और बहुत सालों बाद घाटशिला में मेरी अटल दा से मुलाकात हुई। घाटशिला को बंगाल का एक छोटा सा टुकड़ा कहना गलत नहीं होगा। घाटशिला के किसी स्कूल की मीटिंग में मुझे बुलाया गया था। सभा का संचालन मैंने विधिवत किया था। मैंने अपना पारंपरिक टिपिकल भाषण भी दे डाला। मेरे गले में फूल मालाएं थी। लोगों ने मेरी फोटो भी ली। सभा का सारा काम अच्छी तरह संपन्न हुआ था। पर लौटते समय एक घटना घटी। स्कूल के सीनियर टीचर बोले, हमारे हेडमास्टर साहब के साथ आपका परिचय नहीं हो सका। वे बुरी तरह बीमार हैं। उनसे मिलकर आपको खुशी होती। मैंने पूछा, वे कौन हैं? वे इस स्कूल के प्राण हैं, पर इस समय बहुत बीमार हैं। उन्हीं की कोशिश से स्कूल की इतनी तरक्की हुई है। उसके बाद थोड़ा रुककर बोले, ये देखिए, ये उनकी तस्वीर है। मैंने आंखें ऊपर की। दीवार पर फ्रेम में मड़ी हुई एक तस्वीर टंगी थी। देखते ही मैं चौंक उठा। ये तो हमारे अटल दा थे। आपके हेडमास्टर साहब का नाम क्या है? अटल बिहारी वासु। आज याद कर सकता हूँ। उस दिन टीन के छप्पर के नीचे बैठकर मैं अटल दा की गृहस्थी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। एक टूटी मैली सी लालटेन, लकड़ी के एक छोटे तख्त पर देवी देवताओं के चित्र, उस पर एक फटी चटाई, सिरहाने पर एक मैला तौलिया। मौका देखकर मैं पूछ बैठा, अच्छा अटल दा, तुम्हें दुख नहीं होता? दुख? मेरी तरफ ताक कर पहले अटल दा मानो थोड़ी देर के लिए अवाक रह गए। पहले तो मैं खुद ही नहीं समझ सका था, पर शायद मैं अपने आंसू सफलतापूर्वक नहीं छिपा पाया था। इस घोर दारिद्र्य और धूमिल वातावरण में मेरा मन घबरा उठा था। कहाँ तो अलीपुर के बगीचे वाली कोठी के मालिक होने की बात थी, विलायत जाकर बैरिस्टर बनने की हवा थी। बचपन से अटल दा की मैंने मन में यही तस्वीर बनाकर रखी थी। और क्या ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ? बादाम तल्ले के सभी लोगों के मन में यही बात थी। सभी जानते थे कि आशू बाबू जैसा पुत्र भाग्य सबको नसीब नहीं होता। आशू बाबू विलक्षण संतान के पिता हैं। अटल दा के महान होते ही आशू बाबू के दुख के बादल छट जाएंगे। थैला लेकर उन्हें तब बाजार नहीं दौड़ना पड़ेगा। आशू बाबू की भी बड़ी सी कोठी बनेगी। लड़के के कारण लोगों में आशू बाबू का मान बढ़ेगा। लेकिन उस घटना के कितने दिनों बाद देखा, अटल दा का पुराना टूटा मकान और भी टूटने लगा। पलस्तर झर रहा था। कई बार अटल दा के घर के पास से गुजरते समय मैं एकाएक रुक जाता। अटल दा के उस कमरे की तरफ देखता। अब कमरे की खिड़कियां अंदर से बंद ही रहती थी। अटल दा के जाने के बाद एक दिन के लिए भी उन खिड़कियों को नहीं खोला गया था। आशू बाबू ठीक पहले की तरह थैला लिए बाजार जाते थे। कभी कभी मैं कहता, मुझे दीजिए चाचा जी, मैं घर पहुंचा आता हूँ। पर वे नहीं देते। कहते, नहीं नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। कैसे हैं तेरे बाबूजी? आप कैसे हैं चाचा जी? मैं अच्छा ही हूँ। आजकल अटल दा कहाँ है? आशू बाबू कहते, क्या पता बेटा कहाँ है, मुझे तो खबर तक नहीं भेजता। कभी कभी मैं अटल दा के घर भी चला जाता। चाची खाना बना रही होती। आहट पाकर पूछती, कौन है? मैं हूँ चाची। आओ बेटा, हमारी याद कैसे आ गई? जवाब में मैं कुछ नहीं बोल पाता। अटल से मिलने आए हो? पर वे तो नहीं है। वे नहीं है, वे तो नहीं है। सारे मकान में एक ही स्वर गूंजता, वे नहीं है। अटल दा नहीं है। ये बात हम लोग भूल नहीं पाते, पर धीरे धीरे जिस तरह सब कुछ सह जाता है, उसी तरह एक दिन ये भी सह गया। आशू बाबू, चाची सभी अटल दा को भूल गए। हम भी भूल गए। न भूलने पर काम भी कैसे चलता। जीने के लिए आदमी को बहुत कुछ भूलना पड़ता है। कभी कभी देखता, पार्क के अंदर से आशू बाबू लाठी टेकते टेकते कहीं जा रहे हैं। बाद में तो उनकी ये हालत हुई कि उनके सामने से गुजरने पर
वे नहीं पहचान पाते, आंख से साफ दिखाई नहीं पड़ता। मैं उनके सामने जाकर पैर छूकर प्रणाम करता। वे पूछते, कौन हो बेटा तुम? मैं पूछता, अटल दा की कोई खबर मिली चाचा जी? ओह, तुम हो। नहीं बेटे, कोई खबर नहीं मिली। आप किसी अखबार में विज्ञापन क्यों नहीं देते चाचा जी? आशू बाबू हंसते, कुछ बोलते नहीं। इसी तरह एक दिन सुबह सुबह खबर मिली कि चाची मर गई हैं। हम लोग उन्हें शमशान ले गए। लड़का था नहीं, इसलिए मुखाग्नि भी मुझे ही देनी पड़ी। अटलदा के रहते भी मुझ पराये के हाथ चाची की अंत्येष्टि हुई। उसके बाद फिर जिस गति से दुनिया चल रही थी, चलने लगी। आशू बाबू अब भी कभी कभार लाठी लेकर घूमने निकलते थे। बोलते, मुझे किस बात का दुख है बेटा, मैं क्यों दुख मनाऊं? मैं कहता, पर अटल दा का ये कैसा आचरण, इतनी बड़ी बात हो गई और उन्होंने खबर तक नहीं ली। आशू बाबू हंसते, बोलते, नहीं लेता है तो ना ले बेटा, उसमें क्या है। मैं तो अपने मन को यही समझाता हूँ कि मेरे कभी लड़का हुआ ही नहीं। सोचूंगा लड़का था भी तो मर गया। घाटशिला में अटलदा के पास बैठकर मुझे वही पुरानी बातें याद आ रही थी। जो इस कदर निर्दयी है उस पर अभियोग भी क्या लगाऊं। अटलदा की पत्नी एक कटोरे में चाय दे गई। सुनो। अटलदा की पत्नी रुक गई। मुझे तो उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। असल में आंख उठाने में भी मुझे घृणा हो रही थी। मैं सोच रहा था, सारे झंझट के पीछे यही तो औरत है। गुस्से से भरी जुबान तक रुक गई थी। अटलदा ने अपनी तरफ से कहा था, ये तेरी भाभी है, इनके पैर छू। इच्छा तो नहीं हो रही थी, फिर भी किया, पर केवल हाथ ही जोड़े। भाभी ने कहा, आपकी लिखी किताबें मैं पढ़ती रहती हूँ, आप अच्छा लिखते हैं। मैं सिर झुकाए जिस तरह बैठा था बैठा ही रहा, पर जब वह बहुत बोलने लगी तब मैंने अचानक पूछा, चाचा कैसे हैं, ये तो तुमने पूछा तक नहीं अटलदा। चाचा? चाचा का नाम सुनते ही अटलदा चौंक कर चुप हो गए। मैंने कहा, तुम्हारे मन में दया ममता कुछ भी नहीं है अटलदा। तुम इतने पत्थर कब से बन गए? तुम तो ऐसे ना थे। अटलदा मानो कुछ सोचने लगे, जैसे अचानक उन्हें घर की याद आ गई। एकाएक सारी स्मृतियां उमड़ आई। किताब के पन्नों को सहलाते हुए मन ही मन अटलदा कुछ बुदबुदाने लगे। फिर मैंने कहा, बचपन में तुम हम लोगों के आदर्श थे अटलदा। तुम्हें छोड़कर दूसरे आदर्श की हम जानते भी ना थे। ये सब तो तुम्हें मालूम था अटलदा। अटलदा अनमने होकर किताब के पन्ने उलटने लगे। कुछ नहीं कहा। मैं कहता ही गया, मेरे साथ साथ बादाम तल्ले के सभी लड़कों ने शपथ खाई थी कि बड़े होकर हम तुम्हारी तरह बनेंगे। ये भी तुम्हें मालूम था। तुम्हारे पिताजी और माँ ने आखिरी समय में कितना कष्ट भोगा है, इसका तुम अंदाज लगा सकोगे? बोलो, जवाब दो। पहले तो तुम ऐसे ना थे, अन्याय के विरुद्ध सबसे लड़ते थे, सर ऊंचा कर उसका प्रतिवाद करते थे। मैं तुम्हें आज इस तरह चुप नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, मेरी बात का कम से कम कुछ तो जवाब दो। एक बार तो मुंह खोलो। तुम्हें सब बताना पड़ेगा कि ये सब क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तुम किसके प्रति कौन सा कर्तव्य निभा रहे हो। क्या वे तुम्हारे माँ बाप से भी बड़ा है? अटलदा मन ही मन मानो थोड़े चंचल हो उठे। मैंने कहा, डरो नहीं अटलदा, मैं तुमसे उसका नाम नहीं पूछना चाहता, उसे कुछ कहूँगा भी नहीं। अटलदा ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, बोले, सुन, आज तू मेरे पास रह जा। क्यों? अटलदा बोले, तेरी सारी बातों का मैं जवाब दूंगा, पर आज तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ रहूंगा अटलदा? क्यों? बहुत काम है क्या? नहीं, काम की बात मैं नहीं कर रहा। मन ही मन में चारों तरफ की दशा देखकर संकुचित हो रहा हूँ। कहाँ रहूँगा मैं, इस कमरे में, इस फटे बिस्तर और गंदगी के राज्य में? कुल दो ही तो कमरे हैं,
उधर से खाना बनाने की आवाज़ और सुगंध आ रही थी। अटलदा बोले, आज रह जा, ये देख एक नई किताब, तुझे भी पढ़वाऊंगा। किताब का लालच अटलदा को हो सकता है, पर मैं अटलदा का लोभी था। अटलदा ने क्यों इस भयंकर दारिद्र्य को अपनाया? किसके लिए? जिस काली कलूटी लड़की को मैंने अलीपुर में विवाह मंडप में देखा था, उसका इतना बड़ा आकर्षण, इतना मोह। उसमें अटलदा ने आकर्षण लायक आखिर पाया क्या?